इस तरह से पिछले कार्यक्रम में भी सर जुड़े थे, तो हमें इस तरह संरक्षित कर रहे हैं और उनका संरक्षण पा करके हम जेएनयू स्कॉलर्स ग्रुप के सदस्य काफ़ी खुश महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। आदरणीय अंकित नरवाल सर, जिन्होंने अभी ना अनल पाखी लिखी है, आदरणीय नामवर सिंह की जीवनी, और प्रोफेसर सत्यकाम सर भी आज जुड़े हैं। ये सब हमारा सौभाग्य है। आदरणीय विनोद शाही सर, और इसके अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं। जेएनयू स्कॉलर्स ग्रुप आप सबका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं वक्ताओं का कुछ थोड़ा परिचय देते हुए, और क्योंकि जेएनयू की परंपरा के अनुसार बहुत समय जाया न करते हुए हम आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र सर को सुनना चाहेंगे। तो आदरणीय सलील मिश्र सर अंबेडकर विश्वविद्यालय, वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर हैं। स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज में पिछले 10-11 सालों से प्रोफेसर हैं, और कम्युनल पॉलिटिक्स, और ये हमारे लिए बहुत सुखद संयोग है कि सर हिंदी, उर्दू, नेशनलिज्म और लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है। तो इस एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के नाते हमें आज नामवर सिंह और हिंदी की विकास यात्रा या ऐतिहासिक जो विकास यात्रा है उसके बारे में हमें कुछ नई बातें जानने को मिलेगा। प्रोफेसर आर जयचंद्रन सर केरला यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं और अभी फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के डीन हैं, और समकालीन हिंदी लेखन, राम कथा और हिंदी विज्ञापन के विषय में इनकी महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इंडो रशियन कल्चरल सोसाइटी की तरफ से आदरणीय आर जयचंद्रन सर को फर्स्ट रत्नाकर अवार्ड भी मिल चुका है। तो अपने इन वक्ताओं का परिचय देने के बाद नामवर सिंह की जीवनी के लेखक आदरणीय अंकित नरवाल सर, जिन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, हम उन्हें भी सुनेंगे, थोड़ा वो टेक्स्ट का पाठ करेंगे। तो इन सभी औपचारिकताओं के बाद मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर। हाँ अजय जी, जी अनिल सर। अनिल राय जी ने ज्वाइन कर लिया है, प्रोफेसर अनिल राय ने। अच्छा अच्छा। तो आदरणीय नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर। तो आदरणीय अनिल राय सर भी जुड़ चुके हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय अनिल राय सर भी ने भी निर्गुण भक्ति पे पीएचडी किया है, निर्गुण भक्ति काव्य में नारी भावना, और इस दृष्टि से सर का जुड़ना मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आदरणीय अनिल राय सर पिछले 30 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में से जुड़े हुए हैं, और सर को हम लोग विशेष टिप्पणी के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय अनिल राय सर। भाई, मुझे ज्वाइन करते ही टिप्पणी के लिए आपने बुला लिया। तो कोई बात सर नहीं, अगर कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी जस्ट एक सिलेक्शन कमेटी से फ्री हुआ हूँ, और बड़ी जल्दी मैंने सिलेक्शन कमेटी ख़त्म की है। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं इस आभासी मंच पर विद्वान मित्र जो उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो उनको नमस्कार करता हूँ। शैलेंद्र मोहन जी, नमस्कार आपको। बंधुवर सलील मिश्र जी इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और बहुत दिनों बाद मैं उनको आभासी मंच पर देख रहा हूँ। लगभग 6-7 साल पहले मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक वाइवा लेने गया था, और उसमें डीन थे आप, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। भाई देवेंद्र चौबे जी निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, और इस तरह के कार्यक्रमों की इन्होंने एक श्रृंखला चलाई है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पिछले प्रोग्राम में भी मैं संयोग से जुड़ गया था, और उस संयोग का ही ये कारण था कि मुझे इन्होंने यहाँ पर एक तरह से लपेट दिया।
रश्मि जी जुड़ गई, रश्मि जी को नमस्कार। विनोद शाही जी को मेरा नमस्कार। और अभी अभी दोपहर 3 बजे मुझे जो युवा आलोचक हैं, लेखक हैं, अंकित नरवाल जी, आपका भी स्मरण करता हूं मैं, और आपकी पुस्तक मेरे पास अभी 3 बजे पहुंची है। मेरी कोशिश थी अजय के लिए, अजय को साधुवाद इसके लिए कि अजय ने पुस्तक मेरे पास भिजवाई, और मैं बिल्कुल अभी इसको देख ही रहा था। इसी बीच में मुझे 3:30 बजे सिलेक्शन कमेटी ज्वाइन करना पड़ा। तो बहुत बहुत पहले तो बधाई अंकित जी आपको इतनी अच्छी पुस्तक लिखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत परिश्रम आपने किया है। और इस मंच के जो संयोजक हैं इस समय, हमारे प्रिय अजय कुमार यादव जी, और इस आभासी मंच पर विद्यमान तमाम मित्रगण। नामवर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर देवेंद्र जी ने ये कार्यक्रम रखा है, और बहुत मैं समझता हूं कि ये, मैं आध्यात्मिक शब्दावली में कहूं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। अपने गुरुजनों को याद करना बहुत अच्छा ये कदम है। और नामवर जी ऐसे शख्सियत थे कि उन पर, उनके देहावसान के बाद मैं समझता हूं कि पूरे देश में उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नामवर जी ऐसे हिंदी के स्टालवार्ट थे कि उनका जाना अखरता है हम लोगों को। नामवर जी का जो आलोचना का परिसर है बहुत बड़ा है, और मैं तो आदिकाल और मध्यकाल का विद्यार्थी हूं, इसलिए नामवर जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। और उनका जो विपुल रचना लोक है, चाहे वो कविता को लें या इनकी आलोचना को लें, जैसा कि मैंने कहा उसका जो रेडियस है बहुत बड़ा है, और अपभ्रंश से लेकर के आधुनिक साहित्य की अद्यतन विधाओं, साहित्य रूपों पर। आवाज आ रही है मेरी? बीच में एकदम से लगा कि शायद तो आ रही है सर। हाँ, ये अनेक साहित्य रूपों पर मैं समझता हूं कि नामवर जी ने विचार किया है। और नामवर जी के व्यक्तित्व के इतने सारे आयाम हैं। मैं जब नरवाल जी की पुस्तक पूरी पढ़ लूंगा तब मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर सकूंगा, क्योंकि वह ऐसे शख्सियत हैं कि उनकी जीवनी लिखना बहुत मुश्किल भरा निर्णय रहा होगा अंकित जी के लिए। कवि नामवर सिंह हैं, आलोचक नामवर सिंह हैं, संपादक नामवर सिंह हैं, अध्यापक नामवर सिंह हैं, और राजनीति में भी हाथ आजमाने वाले नामवर सिंह हैं। तो उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उन सारे आयामों पर अगर विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि बीती सदी में इतना बड़ा आलोचक सिवाय डॉक्टर रामविलास शर्मा को छोड़ करके नहीं हुआ।
उनकी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह से हुई, कभी कभी थोड़ी बहुत उसकी झलक मेरे गुरु डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से बातचीत करते समय मिल जाती थी, लेकिन उसकी मुकम्मल तस्वीर अंकित जी ने प्रस्तुत की है। ये हिंदी जगत में बहुत स्वागत की बात है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा, और मैं जब एमए बीए का विद्यार्थी था तो पहली बार मुझे 1980 में डॉक्टर नामोर सिंह को सुनने का मौका मिला। तब से लेकर के, तब तो मैं अचेत था, तब मैं रहे अचेत, उतनी सूझबूझ नहीं थी, लेकिन जब उच्च शिक्षा में मैं आया तब नामोर जी के महत्व का हमें पता चला। और सबसे बड़ी बात ये कि नामोर जी का जो अध्ययन जगत है, जो उनका व्यवसाय है, मैं समझता हूं कि उनके व्याख्यानों में झलकता था। कितने रेंज से वो अपने व्याख्यान देते थे, और उनके जो रेफरेंसेज होते थे, उन रेफरेंसेज से हम अंदाज लगा सकते हैं नामोर जी के वैदुष्य का। आप सब जानते हैं कि नामोर जी को उनके आरंभिक जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े, और हिंदी के इस अनल पाखी को कितना झेलना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे नामोर जी और संतुष्ट हुए। मैं शिवमंगल सिंह सुमन को लिखे उस पत्र का संदर्भ देना चाहता हूं, जहां पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि यह आदमी अपनी योग्यता और परिश्रम से चमक सकता है, पर उपेक्षित रह गया। नामोर वामपंथी विचारधारा के हैं, पर विद्या की दुनिया में विचारों की विविधता और नवीनता स्वागत योग्य से बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये स्पेस नामोर जी भी बना के चले। जहां विरोध था, जैसा कि कहीं संदर्भ आया है कि प्रतिरोध और विरोध जो था उन्होंने कबीर से लिया और पुष्टि तुलसी से। अब दोनों का संबंध बनारस से, इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्पेस नामोर जी ने बना के रखा। बहुत सी बातें हैं नामोर जी को लेकर के, और उनसे सहमतियां और असहमतियां भी लोगों की हैं, लेकिन नामोर जी ने जो कार्य किया है और बाद में जो उनके अनेक भाषण हुए, उन भाषणों का जो संग्रह प्रकाश में आया, उससे नामोर जी के महत्व को समझा जा सकता है। नामोर जी की महत्ता इस बात से ही है कि हिंदी आलोचना में लगभग 50 वर्ष तक वह व्यक्ति छाया रहा, और दिल्ली में रह करके जो चुनौतियां उन्होंने झेली और जिन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, वे भी, उससे भी मुझे लगता है कि उन चुनौतियों ने नामोर को नामोर बनाया। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नामवर सिंह प्रोफेसर के लिए एप्लीकेंट थे और मैं समझता हूँ कि शायद अंकित जी ने उस प्रसंग का भी हवाला दिया है जब शीला जी चाहती थी कि नामवर जी दिल्ली विश्वविद्यालय में आ जाए और तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरुल हसन की इच्छा थी कि नामवर जी नियुक्त हो, लेकिन कैसे महादेवी जो शीला जी के घर पर ही ठहरी हुई थी वो कैसे हॉस्टाइल हुई और किस तरह से नामवर जी का साक्षात्कार खराब हुआ और फाइनली अपॉइंट हुए डॉक्टर उदयभान सिंह। तो इन सारी स्थितियों को देख करके मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इन सब चीज़ों ने मिल करके नामवर जी को वो शक्ति दी, इन सब चीज़ों ने मिल करके, और निरंतर वो इन सारी स्थितियों से जूझते हुए अनल पाखी की तरह, मैं तो ये नहीं कहूँ कि जलते रहे बल्कि चमकते रहे। बीच बीच में कुछ अप्रिय स्थितियां भी आई, उनका भी लोग रेफरेंस देते हैं और ख़ास करके डॉक्टर रामविलास शर्मा के देहावसान के पश्चात इतिहास की शव साधना जैसा निद्रा नाशक निबंध भी आया। मैं बहुत सारे संदर्भों को छोड़ते हुए, क्योंकि हमारे समक्ष इस समय प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्र जी विद्यमान हैं और मूल रूप से हमें उनका भाषण सुनना है। मैं तो विशेष टिप्पणी क्या, मैं अपनी सामान्य टिप्पणी ही दे सकता हूं और इन सामान्य टिप्पणी के साथ मित्रवर प्रोफेसर देवेंद्र चौबे का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे विशेष नहीं बल्कि सामान्य टिप्पणी देने के लिए इस आभासी मंच पर आमंत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत आभार और मैं तो सलील जी को सुनने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आवाज नहीं आ रही। अनिल अपना अजय अनम्यूट कर लीजिए आप भी। करो अनिल। ठीक है ठीक है। जी अजय जी अजय सर। अजय तो आदरणीय सलील मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, प्रोफेसर सत्यकाम, प्रोफेसर जयचंद्रन, अंकित जी, सबसे पहले तो मैं अंकित जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक इतनी महत्वपूर्ण किताब के लिए मुझे भी इंतजार है, अभी मैंने देखा नहीं लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ और ताकि मैं उसको पढूं। और मैं साथ ही साथ दूसरी परंपरा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं एक किसी खास विषय पे ना बोल के एक ऐसा विषय चुनूं जिसके कि केंद्र में या जिसके सरोकार में कहीं ना कहीं पर नामवर सिंह हो, ताकि हम एक विषय को भी समझें और नामवर सिंह को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए या मैं उनको कैसे देखता समझता हूँ इस पर एक सोच बन सके। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, वो प्रोफेसर सत्यकाम जानते हैं मेरी किताबें वगैरह, अभी मैं अपनी किताबों के पास नहीं हूँ, ये कोरोना का ही एक असर मान लिया जाए। तो बहुत कुछ ऐसा था जो पहले मैंने सोचा था जिस पर बोलूंगा, लेकिन वो फिर मुझको छोड़ना बदलना भी पड़ा। तो कमोबेश जो मेरी 25 मिनट की बात है वो हिंदी की ऐतिहासिक यात्रा पर शायद कम, लेकिन हिंदी के बरक, हिंदी के साथ साथ मेरी जो अपनी यात्रा है, एक स्कॉलर के नाते जो मेरी यात्रा है, जो तब्दीलियां आई हैं वो ज्यादा हो गई है। तो थोड़ी सी एक आप बीती भी उसमें है, लेकिन ये आप बीती जो है जो हमारे मुख्य विषय वस्तु है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो काफी हद तक मैं शायद अपनी जो यात्रा है, अपनी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उस पर भी मैं बात करूंगा और मैं किस विषय वस्तु पर किस रास्ते से होके कैसे गुजरा।
तो एक इतिहासकार के नाते एक बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि साहित्य के ऊपर मेरी मेन रिसर्च लगभग 20-25 साल पहले हुई थी, तो वो एक अलग समय था और एक इतिहासकार के नाते उस समय साहित्य पर हमारा नजरिया कुछ कुछ ढुलमुल था, बहुत उसमें एक स्पष्टता नहीं थी। जो साहित्य या जो जिसको कहेंगे उस समय की क्रिएटिव राइटिंग्स हैं, उसको हम एक खास तरह से देखते थे। हम देखते थे कि वो उस समय के यथार्थ पर एक नजरिया है, उस समय की यथार्थ के ऊपर एक नजरिए के रूप में देखते थे, एक यथार्थ के रूप में नहीं देखते थे। तो मसलन ये कि मेरी रिसर्च अगर 1930 के दशक में हुई है और 1930 के दशक में बहुत कुछ जो लिखा जा रहा था, जो क्रिएटिव दुनिया से लिखा जा रहा था, उसको हम मानते थे कि वो उस समय की यथार्थ को देखने का एक नजरिया है। तो उसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि एक इमेजिनेशन की दुनिया में, कल्पना शक्ति की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में किस किस तरह के एंगेजमेंट, किस किस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उस समय तक जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है, वस्तुनिष्ठ इतिहास है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर तो सवालिया निशान लग चुके थे। ये तो माना जा रहा था, ये विचार तो बहुत स्पष्ट रूप से आ गया था कि आर्काइवल हिस्ट्री, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, डेटा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो सारी चीजें जिन पर कि हम भरोसा करते हैं, जिसको कि हम सहज रूप से वस्तुनिष्ठ, सहज रूप से ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, वो उतना ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता है, इसलिए कि वो रिकॉर्ड भी किन्हीं लोगों ने तैयार किए होते हैं, वो किसी संस्था के होते हैं, वो सरकार के होते हैं, सबके होते हैं, तो उनकी भी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है। तो जिसको हम ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं उसकी भी अपनी एक सब्जेक्टिविटी है, और हमें उस ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन करना चाहिए, उस पर भी सवालिया निशान लगाना चाहिए, कुछ उसको शक, संदेह के दायरे में लाना चाहिए। तो ये विचार तो आ चुका था, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्टिविटी। लेकिन ये जो दूसरा विचार है जो कि मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि सब्जेक्टिविटी की एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है। जो सब्जेक्टिव दुनिया है, सब्जेक्टिव दुनिया से मेरा मतलब है कि जो लोगों के कल्पनाशीलता की है, क्रिएटिव राइटिंग्स की है, बिलीफ्स की है, कन्विक्शंस की है, वो सिर्फ एक जो सब्जेक्टिविटी की दुनिया है, वो भी सिर्फ यथार्थ को देखने का नजरिया नहीं है, उसका एक अपना यथार्थ है, तो उसकी एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी है। तो एक खास तरह से ये कि ऑब्जेक्टिविटी की सब्जेक्टिविटी पर तो हम लोग पहुंच गए थे, उसी समय तक पहुंच गए थे, लेकिन जो दूसरा पड़ाव था, जो दूसरा कदम था कि सब्जेक्टिविटी की एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है और हमें उसी तरह से देखना होगा, ये विचार जो है नहीं आया था और उस पर कुछ कुछ एम्बिवेलेंस, कुछ कुछ ढुलमिल रवैया था। वो ये सारी दुनिया, साहित्य की दुनिया, इमेजिनेशन की दुनिया, बिलीफ, कन्विक्शन की दुनिया, ये सिर्फ दुनिया यथार्थ को देखने का एक चश्मा या नजरिया नहीं है, उसका एक अपना यथार्थ है, वो यथार्थ है। तो ये सब्जेक्टिविटी की भी एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी है, ये विचार हमारे पास तक नहीं आया था, जो कि आज की दुनिया में काफी अब ये स्थापित हो चुका है। मुझे एक मीर तकी मीर का एक शेर याद आ रहा है कि ये तवहुम का कारखाना है। तवहुम का कारखाना से मतलब कि फैक्ट्री ऑफ इल्यूजन, ये दुनिया जो है वो एक फैक्ट्री ऑफ इल्यूजन है, ये तवहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। तो आपका जो एतबार करते हैं वो है, इसलिए है कि आपने उस पर एतबार किया हुआ है, तो एक एतबार के रूप में उसका एक अपना यथार्थ है। तो ये कि बिलीफ, कन्विक्शन, इमेजिनेशन, क्रिएटिव राइटिंग का एक अपना स्वतंत्र वजूद है, उनका एक अपना यथार्थ है, उनकी एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी है, जिसको कि माने जाने की जरूरत है। ये विचार उस समय तक हमारे रिसर्च में नहीं आया था, और जो कि अब काफी आ चुका है, लेकिन उस समय तक इस पर खास तौर का ढुलमिल रवैया था। मैं एक और उस दौर से गुजर रहा था। जैसा कि अजय जी ने बताया, मैंने अपनी रिसर्च जो की थी वो उत्तर प्रदेश में 30 के दशक में, 1930 और 39 में के बीच में सांप्रदायिक राजनीति पे की थी, और कहीं न कहीं पे विभाजन का मसला भी मेरे दिमाग में था। तो मैं अपने सवाल को 1930 के दशक के यथार्थ को विभाजन ध्यान में रखते हुए कर रहा था। ये मुझे पता था कि 30 के जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, अंततः उनकी परिणति विभाजन में हुई। तो इस प्री नॉलेज के साथ में, इस पूर्व ज्ञान के साथ में मैं 1930 के यथार्थ को देख रहा था। मैंने जो अपनी रिसर्च की थी उसमें जब मेरा वाइवा हुआ तो मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एक बहुत खास, एक साइलेंस है, एक मेरी खामोशी बताई, और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी थीसिस लिख दी है 350 पृष्ठ की, लेकिन उसमें हिंदी उर्दू का मसला बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है।
और वो शायद उसकी एक वजह यही रही होगी कि मैं भाषाओं को साहित्य से अलग करके देख पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और साहित्य को मैं खास चश्मे से, खास नजरिए से देखते थे। उसको किस तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव हार्डकोर हिस्ट्री राइटिंग में लाएं, वो बिल्कुल तय नहीं हो पा रहा था। तो हमने, मेरे दिमाग वो दरकिनार ही हो गया था। जब ये वाइवा में सवाल पूछा तो मेरे सुपरवाइजर, मेरे गुरु बिपिन चंद्रा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया, और क्लैरिफिकेशन उनका ये था कि ये इतना विशाल क्षेत्र है, इतना बड़ा विस्तृत एरिया है कि इसको इसी तरह से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए बिपिन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि मैंने ही मना कर दिया था, इसलिए कि ऐसा विषय है जिस पर कि अलग से 2-3 साल लगा के काम करना चाहिए। तो वो उस समय मान लिया गया। तो फिर जब थीसिस मेरी अवार्ड हो गई तो फिर मुझे लगा कि एक प्रतिबद्धता हो चुकी है, तो मुझे काम शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले मैंने अपना काम उर्दू के ऊपर शुरू किया। और जब मैंने उर्दू पर, भाषा पे और बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, तो मेरे सुपरवाइजर के पास, तब वो मेरे सुपरवाइजर नहीं रहे थे लेकिन गुरु तो थे ही, तो मैं कुछ उनके पास ले गया दिखाने के लिए। और सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मेरी भाषा को देखेंगे, मेरी एनालिसिस को देखेंगे, मेरे कंक्लूजन्स को देखेंगे, लेकिन जो रिगरस, जब खास मीट है वो नहीं देख पाएंगे। और उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके लिए, वो उनकी दोस्ती थी, नामवर सिंह थे, उनका कि तुम्हें उसके लिए नामवर के पास जाना होगा, और बोले कि मैं फोन कर दूंगा, लेकिन आप जाइए, नामवर सिंह से मिलिए और इनसे वही रिश्ता बनाइए कि 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आप एक बार जाके उनसे मिलिए, अपनी बात उनके सामने रखिए। तो मैंने कहा कि मैं करूंगा। उन्होंने फोन भी कर दिया। मुझे एक और वार्निंग, एक और क्या कहना चाहिए, एक वार्निंग, एक आगाह किया बिपिन चंद्रा ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं जब नामवर सिंह से मिलने जाऊं तो नामवर सिंह के पास अपनी एक कोई सुनिश्चित राय लेकर ना जाऊं, अपनी पूरी एक फिक्स्ड फिनिश्ड राय लेकर ना जाऊं। मैं एक, या तो इग्नोरेंस के साथ जाऊं, और या एक ओपन एंडेड, बिल्कुल ही खुले हुए फॉर्मुलेशन जो कि किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसको एक रॉ मटेरियल की तरह, तो अपने विचारों को रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह लेके जाऊं तो बेहतर रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो बिपिन चंद्रा ने मुझसे कहा कि नामवर सिंह की जो स्कॉलरशिप है, उनका पैराडाइम है, वो तो बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पैराडाइम में भीतरी तौर पे, आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी रहती है। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी रहती है कि मैं अगर अपनी कोई पोजीशन लेके जाऊंगा तो फिर वो उसी पर फोकस करेंगे और उसको शायद रेटिफाई भी कर दे, और वो एक तरह से फिर एक लिमिट कर देगा मेरी रिसर्च को। तो उन्होंने, बिपिन ने कहा कि तुम हिंदी के पक्ष में अगर अपना तर्क रखोगे या उर्दू के पक्ष में रखोगे, सिर्फ वही रखोगे, तो वो उसी को आगे बढ़ाते हुए तुम्हारी बात को, और तुम्हें बहुत और डेटा बता देंगे, बहुत और रिसर्च करने की डायरेक्शंस बता देंगे, फिर वही तुम्हारी डायरेक्शन हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि किसी फिक्स्ड फॉर्मुलेशन के साथ मत जाओ, एक इग्नोरेंस के साथ जाओ, या एक ओपन एंडेड तरीके से जाओ। इसलिए कि उनका जो पैराडाइम है उसमें बहुत अलग अलग तरह की पोजीशंस के लिए जगह बनी रहती है, इसलिए कि उसमें स्थान बहुत है, जगह बहुत है, तो उसको घेरने के, उसमें जगह भरने के लिए कभी कभी विरोधी विचार भी आ जाते हैं, लेकिन पैराडाइम वही रहता है। पैराडाइम बहुत मजबूत है, वो शेकअप नहीं होता है, लेकिन वो एकोमोडेट कर लेता है राइवल, कॉन्ट्रेरी या एक टेंशन वाली, जो अलग अलग टेंशन वाली पोजीशंस हैं। बिपिन चंद्रा ने नामवर सिंह को फोन किया और मेरे बारे में बताया कि ये मेरे छात्र हैं, आपसे मिलने आएंगे, जेएनयू के ही छात्र हैं। लेकिन वो कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उनके लेक्चर से, उनके काम से मैं वाकिफ था ही। तो एक तरह से नामवर सिंह से मेरा, जब मैंने हिंदी उर्दू पे काम शुरू किया, तो नामवर सिंह से मेरा रिश्ता कुछ वो एक द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला रहा, इसलिए कि मैं उनके बारे में सोचता था कि मैं इसको, उस पर, इस विचार पे उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन अभी साक्षात्कार एकदम से 1-to-1 लेवल पे उनसे मिलना मेरा नहीं हो पाया। जब मैंने शुरू में उर्दू पर काम किया, तो उर्दू पर काम करते समय मुझे कुछ अड़चनें आ रही थी, कुछ समस्याओं, कुछ दिक्कतें मुझे आ रही थी, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तो भाषा की और लिपि की अड़चन थी ही, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैं उसकी लिपि पर मास्टरी नहीं कर पाया, तो वो तो समस्या थी, वो लिमिट कर रहा था मेरी रिसर्च को। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी एक समस्या, एक इतिहासकार के रूप में मेरे सामने जो आ रही थी,
वो ये थी कि भाषा के इतिहास की दुनिया वो तो बहुत ही विस्तृत है, विस्तृत थी भी, लेकिन मेरा अपना फ्रेमवर्क, चूंकि मैं किसी एक भाषा की राजनीति से गया था, वो बहुत ही छोटा पड़ रहा था। तो मुझे ये तो लग रहा था कि गलत नंबर का मैंने चश्मा पहना हुआ है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन लग रहा था कि मेरा चश्मे का नंबर जो है उसमें कुछ कुछ वो धुंधला लग रहा था। लेकिन ये था कि उस धुंधलके से भी मैं ये देख पा रहा था कि बहुत विशाल और शानदार दुनिया है, मैं उसको ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। वो शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी वाला मसला हो रहा था कि बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। तो कुछ समस्या मुझे हो रही थी देखने में। या कुछ कुछ मैं दूसरा और भी कहूं तो कुछ गालिब ने एक बार में लिखा था कि बकद्र शौक नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गजल, ये गजल का दायरा जो है वो काफी थोड़ा छोटा है, तंग है, और वो पूरी बात को कह नहीं पा रहा है। बकद्र शौक नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए, जो मेरा बयान जो करने वाला है उसके लिए विस्तार चाहिए है, फैलाव चाहिए है, और वो फैलाव मुझको अपने गजल के माध्यम से या किसी माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। तो एक अजीब तरह की आप एहसास से गुजरते हैं कि आपको लगता है कि एक बहुत विशाल दुनिया है, लेकिन आप उसमें एंट्री, जो आपके अपने वेंटेज पॉइंट हैं, जो आपकी अपनी थीम है, आपके अपने विचार हैं, उससे आप उस विशाल दुनिया में घुस नहीं पा रहे हैं, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। धुंधला सा दिख रहा है कि बहुत विशाल दुनिया है। उर्दू के जो पहले बहुत बड़े आधुनिक कवि लेखक माने जाते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली, उनकी एक छोटी सी उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। हाली का कोई पेटनेज सिस्टम नहीं था, वो नौकरी उनको करनी थी अपने पेशे के लिए। तो वो लाहौर में एक लाहौर बुक डिपो या कुछ बुक डिपो था, वहां किताब की दुकान में नौकरी करने लगे, और काम कम था, उनके लिए समय बहुत होता था। तो वहां पर धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी का साहित्य, अंग्रेजी पढ़ना शुरू की, और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ ली और वो साहित्य भी काफी पढ़ लिया। हाली के बारे में कहते हैं कि वो ऑटोडाइडैक्ट थे, वो अपने आप को, मतलब वो टीचर अपने खुद बहुत अच्छे थे और बन सकते थे, उनमें वो क्षमता थी। उस समय तक हाली की वाकफियत फारसी और उर्दू से तो काफी हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजी का वो साहित्य नहीं जानते थे। और हाली ने खुद लिखा है कि जब अंग्रेजी का साहित्य उन्होंने पढ़ा और ज्यादा उस पर एक वाकफियत हासिल हुई, तो उनको एक तो ये है कि फिर वो फारसी में एक थोड़ा सा क्रिटिकल नजरिया उनका बना, लेकिन वो फारसी को ज्यादा बेहतर समझने भी लगे, इसलिए कि वो उर्दू का उनको एक वेंटेज पॉइंट या उर्दू का एक दायरा या एक नया उनको चश्मा मिल गया था, और उस नए चश्मे के बाद में दुनिया ज्यादा विस्तृत और ज्यादा स्पष्ट रूप से उनको नजर आ गई। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कुछ इस तरह की जरूरत है जो धुंधलका सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे तुलसी, गालिब और हाली की आत्माओं से गुजरते हुए और उनकी बातों को अपने अनुभवों पे लागू करते हुए मैंने भी फिर थोड़ा सा उर्दू से हिंदी की तरफ अपना रास्ता किया। और जब हिंदी की तरफ मैंने रास्ता किया तो एक बहुत ही विशाल दुनिया से मेरा सामना हुआ, और ये विशाल दुनिया न सिर्फ साहित्य के स्तर पे थी बल्कि एक सोशल साइंस के स्तर पे भी थी, इसलिए कि मेरी दिलचस्पी अभी भी सोशल साइंस तरह के सवालों में, एक हिस्टोरियन के सवालों में ज्यादा थी। तो साहित्य को अभी भी मैं एक एस्थेटिक नजरिए से न देखते हुए एक सोशल प्रोडक्ट की तरह अभी भी मैं देखना चाह रहा था। तो मैं अपने साहित्य से, मैं अपने सामाजिक फॉर्मुलेशन से, अपने सामाजिक विचार उसमें ढूंढ रहा था, वो निकाल रहा था एक हिस्टोरियन के नजरिए से। जब मैंने इस तरह से उस बड़ी दुनिया में और अपना पदार्पण किया, उसमें घुसा और थोड़ा पढ़ना शुरू किया, जब कुछ कुछ थोड़े थोड़े सवाल मेरे दिमाग में बनने लगे, तब मुझे लगा कि ये दुनिया जो है, ये बिल्कुल ही जिस दुनिया को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं खोजी की तरह से जिस दुनिया में मैं घुसा था, वो दो बहुत बड़े खेमों में मुझे बटी हुई लगी। या मेरे दिमाग में ऐसी तस्वीर बनी जब मैं पढ़ता था कि ये इस खेमे के हैं, ये इस खेमे के हैं। तो दो बड़े कैंप कह लीजिए, या दो बड़े क्लस्टर कह लीजिए, या दो बड़े ठेके कह लीजिए, स्टेक्स वाले, तो दो अलग अलग खेमे मुझे नजर आए। और फिर अक्सर मैं जब किसी को पढ़ता था या किसी तर्क को पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये तो इधर का है या वो उधर का है। मेरा सवाल जो था मेरे दिमाग में जो बन रहा था वो ये था कि हिंदी का जो लंबा सफर है, या कम से कम 19वीं 20वीं सदी का जो काल है, उस दौरान में वे मील के पत्थर कौन कौन से हैं जिससे कि होके हिंदी गुजरती है, और जिनकी वजह से हिंदी का एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा
का जो हिंदी एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा के मुकाम तक पहुंचती है। तो वो कौन कौन से मील के पत्थर हैं, वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स हैं, वो कौन कौन से घटनाएं हैं, वो दुनिया क्या है, वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, परिघटनाएं भी और प्रक्रियाएं भी वो कौन सी हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल बन रहा था। और मुझे लगा कि जब मैं इस सवाल की पड़ताल कर रहा हूं तो दो अलग अलग खेमों में ये दुनिया मुझे पूरी बटी नजर आ रही है। पहला खेमा तो ऐसा था जिसमें कि जिसके लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं था कि ऐसा वो विकास यात्रा क्या है, या वो माइलस्टोन्स क्या हैं, या वो ट्रैजेक्टरी क्या है। वो लग रहा था कि सहज रूप से उस खेमे में मान लिया गया था, एक बहुत ही अनक्रिटिकल, नॉर्मल, नैसर्गिक, सहज रूप से ये मान लिया गया था, एक ए प्रायोरी तरीके से मान लिया गया था कि ये तो हिंदी का अपना स्वाभाविक स्थान था और जो कि उसको मिलना ही था। लग रहा था कि एक पहले से लिखी हुई एक प्री रिटन एक स्क्रिप्ट है, और 19वीं 20वीं सदी के हमारे बहुत सारे कलाकार, हमारे बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे एक्टिविस्ट, राजनीतिक, लिटरेरी एक्टिविस्ट, वो सिर्फ एक उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन एक डिटर्मिनिस्टिक तरीके से था, एक ऐसा भविष्य था जो कि पहले से निर्धारित था। वो सिर्फ एक अपना अनरोल कर रहा था, एक अनफोल्ड हो रहा था, लेकिन वो किस दिशा में उसको अनफोल्ड होना है, किस तरफ उसको जाना है, वो लगभग सुनिश्चित रूप से वो पूर्व निश्चित था। तो इस खेमे में फिर इस सवाल का कोई बहुत मतलब नहीं था, जो कि इतिहासकार जानना चाहते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ और उसका वैकल्पिक कुछ और हो सकता था, क्या ऐसा असंभव भावी था, क्या कुछ और हो सकता था। तो फिर वो सवाल इस खेमे के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए बहुत ही सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक रूप से ये मान लिया गया था कि ये तो है ही, ऐसा ही होना था। दूसरा खेमा जो था वो शायद इसकी प्रतिक्रिया में बना होगा, जिसमें कि हिंदी का उदय, उसका महत्व, उस सारी चीजों को एक खास तरह के षड्यंत्र या खास तरह की कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक खास तरह की कॉन्स्पिरेसी की तरह देखा गया। एक कुछ मैकियावेलियन डायमेंशन, मैकियावेलियन स्पिन जैसे होती है ना, वो इस पूरी कहानी को दे दी गई। मतलब उस तर्क के अनुसार लगता था कि कुछ हिंदी के 19वीं सदी से, भारतेंदु से और पहले से भी कुछ हिंदी के ऐसे पुरोधा हैं, कुछ उसके वकील हैं, कुछ उसके ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि लगातार कुछ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, और जहां पर भी वो हिंदी की कोई एक प्रतिद्वंदिता या एक राइवलरी या उसका कोई एडवर्सरी नजर आता है, तो उसको वो बहुत ही सिस्टमैटिकली दरकिनार करने में लगे रहते हैं। तो कभी वो ब्रिज और अवधि को दरकिनार करते हैं, तो कभी वो उर्दू को दरकिनार करते हैं, तो कभी कैथी, महाजनी लिपि को दरकिनार करते हैं, कुछ एक कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से, एक मैकियावेलियन तरीके से, मैकियावेली की तरह उस तरह से बैठ के प्लान करके और सब लोग मिलके और प्लान करके वो कर रहे हैं। और कभी कभी बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी वही कर रहे हैं कि कोई भी हिंदी के रास्ते में आ ना जाए किसी तरीके से। और इस दृष्टि में, इस तरह की जो इस खेमे की दृष्टि थी, तो उसमें हिंदी की पूरी जो कहानी है जिसमें कि मेरी दिलचस्पी थी, वो एक ऐसे प्लॉट तरह नजर आती है जिसमें कि कभी कभी इस प्लॉट में लगता था कि हिंदी और हिंदू शब्द जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पर्यायवाची बने हुए हैं। कभी कभी लगता था कि उस कहानी में सांप्रदायिकता, पुनरुत्थानवाद, इन सब की उपस्थिति जो है वो एक सिर्फ उपस्थिति भर नहीं है, बल्कि इनका एक पूरा वर्चस्व है हिंदी की दुनिया पर, और हिंदी की जो पूरी दुनिया अनफोल्ड हो रही है वो इन्हीं विचारधारात्मक प्रभावों में, इन्हीं इडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के तहत हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये दो खेमे काफी स्पष्ट नजर आ रहे थे, और बहुत सारी जो राइटिंग्स थी वो मुझे लगता था कि वो या इधर की हैं या उधर की हैं, और मेरी दोनों से ही एक तरह की असहजता बन रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि इन दोनों खेमों से बाहर निकलना या एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो कि इन दोनों खेमों का विचारों का जो डोमिनेशन है, उनका जो प्रभुत्व और वर्चस्व एक तरह का है, उससे दूर भी हटे, एक ऐसा नैरेटिव बन सके जो कि इनको दरकिनार न करे, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस से, इनके प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरीके से मुक्त रहे, इनसे डर के दूर ना भागे, लेकिन फिर भी इनके सवालों को जवाब दे सके और एक अपनी स्वतंत्र बात भी कह सके। तो इन खेमों से बाहर निकलने का जो मेरा प्रयास था, इसमें मेरी मदद की दो बड़े विद्वानों ने, जो कि बिल्कुल अलग अलग समय के हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग दुनिया के हैं, सुनीति कुमार चैटर्जी ने और नामवर सिंह ने।
सुनीति कुमार चैटर्जी हमारे 20वीं सदी के सबसे बड़े लिंग्विस्ट, या 20वीं सदी के क्या, भारत के हमारे सबसे बड़े लिंग्विस्ट हैं। जब उनको मैंने पढ़ा, देर से पढ़ा, लेकिन वो चैटर्जी, सुनीति कुमार चैटर्जी की राइटिंग्स की जो खास बात मुझे लगी कि उन्होंने हिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस तो दी, लेकिन उन्होंने कोई हिंदी में निहित इनहेरेंट सुपीरियरिटी, निहित श्रेष्ठता की बात नहीं की, चाहे वो भाषाई, ना तो भाषाई सुपीरियरिटी की बात की, ना किसी सोशल सुपीरियरिटी की बात की। उन सब आर्ग्यूमेंट्स को तो उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन एक हिस्टोरिकल एडवांटेजेस जो हिंदी के रहे हैं, उसका इनहेरिटेंस, उसकी लेगेसी, वो जो मिडलैंड की जो भाषा है, वो सारी चीजों पर ज्यादा जोर दिया। तो कहीं ना कहीं पे एक हिस्टोरिकल एडवांटेजेस बताते हुए, लेकिन उनको किसी तरीके के इंट्रिंसिक सुपीरियरिटी से अलग किया। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विचार था कि एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बने, लेकिन एक ये कि कोई एक इंट्रिंसिक मॉरल, कोई एक इनहेरेंट सुपीरियरिटी है, श्रेष्ठता है, इसको उन्होंने अलग किया। नामवर सिंह ने भी जो जिस तरह से हिंदी की कहानी में बनाने में लगा हुआ था, एक नैरेटिव बनाने में लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ हूं, उन्होंने खास बात उनका जो उनको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये जो नैरेटिव है, इसमें एक खास तरह की एक रास्ता, एक खास तरह की मोनोटनी जो आ जाती है, जो कि प्री डिटरमिन्ड ट्रेजेक्टरी में आती है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही तोड़ा और बताया, खासतौर से अपनी छायावाद की किताब में और बहुत सारे अपने लेखों में भी, कि हिंदी की अपनी जो लंबी यात्रा है, उसमें बहुत अलग अलग तरह की अलायंसेस बनती रहती हैं, तरह तरह के हिंदी को और हिंदी वालों को संगी साथी मिलते हैं। हिंदी की आंतरिक दुनिया भी बहुत विविधता लिए हुए है, तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर की जो दुनिया है उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसमें भी अपनी बहुत सारी टेंशन्स हैं, अलग अलग प्रतिद्वंदी हिंदी के बनते हैं। 19वीं सदी में भी और 20वीं सदी में भी प्रतिद्वंदिता रहती है। तो ये जो बहुत सारी कॉन्टेस्ट हैं, लिटरेरी भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, ये सारी कॉन्टेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलायंसेस भी और कॉन्टेस्ट्स भी, राइवलरीज भी। तो ये बिल्कुल ही एक मल्टी ट्रैजेक्टरी वाली जो तस्वीर बनती है, वो मुझको काफी उनकी राइटिंग से लगी, और वहां से मुझे लगा कि इनका इस्तेमाल करके जो ये दो खेमों से निकल के एक इंडिपेंडेंट नैरेटिव जो है, एक स्वतंत्र आख्यान बनाया जा सकता है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जिस तरह का हिंदी का जुड़ाव बनता है, वो खुद अपने आप में बहुत जटिल है। ऐसा नहीं कि वो मसला सेटल हो चुका था, वो सेटल्ड नहीं था ऑलरेडी, वो काफी जटिल है, उसमें भी काफी नुएंसेस हैं, और वो भी कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो फिर जो मेरी ये समझ बनी इन सबको पढ़ने के बाद में, कि अगर मैं हिंदी कि एक तरह से ये समझिए कि एक इतिहासकार के नजरिए से कुछ सवालों को अपने दिमाग में रखे, एक हिंदी की एक बायोग्राफी समझ लीजिए, अगर मैं लिखना चाहता हूं, अपने कहना चाहता हूं, तो उसमें मुझे 4-5 बिंदु या 4-5 हिस्से, जो कि 4-5 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पर फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। और जिसमें से कि पहला तो मेरे लिए होगा कि एक मध्यकालीन विरासत जो है, जिसको कि हम हिंदवी परंपरा कहें, जो कि हिंदी से बड़ी भी है और थोड़ी अलग भी है, लेकिन हिंदी उसमें शामिल भी है। तो एक तो मध्यकालीन विरासत, उसके साथ किस तरह का जुड़ाव है, भाषा के स्तर पे भी, साहित्य के स्तर पे भी, और क्षेत्र के स्तर पे भी, दक्षिण, गुजरात, गुजरी की फॉर्म में, दक्कनी की फॉर्म में, नॉर्थ में तो है ही, वो एक बहुत बड़ा बिंदु मेरे लिए होगा। दूसरा ये होगा कि 19वीं सदी के दौर में जो अलग अलग तरह की जो ट्रैजेक्टरीज हिंदी की बन रही हैं, एक लिटरेरी लेवल पे एक हिंदी की एक खड़ी बोली वर्सेस ब्रज के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी कॉन्टेस्ट बन रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोग कॉन्टिन्यूटी की वकालत कर रहे हैं, तो वो ब्रज की वकालत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्रेक और नूतनता की वकालत कर रहे हैं, तो वो लोग खड़ी बोली की वकालत कर रहे हैं। तो वो डिबेट जो है, वो कॉन्टेस्ट किस तरह से रिजॉल्व करती है। और साथ ही एक उर्दू के साथ पेटनेज सिस्टम को लेके एक राइवलरी बनती है, एक और प्रतिद्वंदिता बनती है पेटनेज सिस्टम को लेके संरक्षण के लिए, वो भी 19वीं सदी में बनती है। उनका किस तरह से रिजल्ट निकलता है इन दोनों ही कॉन्टेस्ट का, एक जिसको कि मैं इंटरनल कॉन्टेस्ट कहूंगा,
खड़ी बोली और ब्रज की, और एक दूसरी जो है वो भाषा के लेवल पे पेट्रोनेज सिस्टम को लेकर राइवलरी जो है उर्दू के साथ, इन दोनों का क्या नतीजा निकलता है, कैसे वो प्ले आउट करती हैं, उसका ताल्लुक कुछ फिर 20वीं सदी की कहानी से भी है, जो कि मेरा अगला बिंदु रहेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में किस तरीके से हिंदी एक इस जो प्रो ब्रिटिश जो भी कुछ रहा होगा 19वीं सदी में, उससे एक पूरी तरीके से डिसाइसिवली ब्रेक करके बाल मुकुंद गुप्त की शिव शंभू से खासतौर से, और पूरी तरीके से एक एंटी इंपीरियलिस्ट पोस्चर्स लेते हुए, और कैसे उसकी नई नई अलायंसेस बनती हैं भाषा के स्तर पे, साहित्य के स्तर पे, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है हिंदी के जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में। अगला बिंदु मेरे लिए होगा एक इस थीसिस की एक एंटी थीसिस के रूप में, जो जिस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होती हैं, जिस तरह से हिंदी के ऊपर एक सवालिया निशान उठाया जाता है, एक काउंटर प्रोड्यूस आते हैं तमाम और जगहों से, और कहीं ना कहीं पे वो डीएमके मूवमेंट तक भी वहां की एक धारा है वो ले जाती है। तो एक तरह से बहुत सारी जो थीसिस भी बन रही थी हिंदी की, उस पर एक कहना चाहिए कि एंटी थीसिस या एक काउंटर थीसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय से धीरे धीरे डेवलप होती है। और पांचवा जो अंतिम मेरा बिंदु होगा वो यही होगा कि 65 के बाद से, डीएमके मूवमेंट के बाद से, एक थीसिस और एंटी थीसिस के बाद में एक खास तरह की सिंथेसिस भी सामने आ रही है, और वो सिंथेसिस ये आ रही है कि मार्केट के जरिए से, मीडिया के जरिए से और तमाम जरियों से हिंदी तमाम क्षेत्रों में जा रही है, ज्यादा एक्सेप्टेबल बन रही है। वो जब पॉलिटिक्स के रास्ते से जाती है तो शक संदेह ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन मार्केट और साहित्य और मीडिया के रास्ते से जब जाती है तो ज्यादा डायलॉग, कनेक्टिविटीज वगैरह बनती है। तो एक इस तरह की मुझे लगा कि मैं इस तरह की यात्रा की मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है, लेकिन आगे भी मैं लिखूंगा, और जब लिखूंगा तो फिर और बहुत सारे विद्वान जो कि अब नहीं भी हैं लेकिन उनका काम हमारे साथ में है, तो वो मेरा मार्गदर्शन करेगा, वो मेरी मदद भी करेगा। नामवर जी के बारे में मैं अंत में सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा। अभी फिर से मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वो जो जिस फ्लेक्सिबिलिटी और पैराडाइम के भीतर में एक फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा था, वो इतने स्पष्ट रूप से फिर से सामने आई। वो उनकी एक नई किताब आई है निबंधों की, जमाने से दो दो हाथ, तो उसमें हिंदी पे इकट्ठे 3 जगह एक लिखे हुए हैं। उनमें पहला तो उर्दू पे है, जिसमें कि उन्होंने अपने दोस्त निदा फाजली का एक शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। और इस पर उन्होंने कुछ लिखते हुए, और एक खास तरीके से वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हुआ होगा, जबकि वो उर्दू का जो मार्जिनलाइजेशन भी स्वतंत्र भारत में हुआ है, उससे उनको थोड़ी सी असहजता हुई होगी। लेकिन उसके बिल्कुल ही अगला निबंध जो है वो है बासी रोटी में खुदा का साझा, जिसमें कि उनकी असहजता इस बार, उनकी शिकायत उन लोगों से है जो कि पीछे से पुश कर रहे हैं उर्दू को, और वो ऑफिशियल लैंग्वेज के उस स्तर पे ले जा रहे हैं जिस पर कि उर्दू के विरोध ही ज्यादा बनेंगे और उर्दू का विरोध ज्यादा होगा। तो वो कुछ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो वकालत उर्दू की कर रहे हैं हठधर्मिता से, वो लॉन्ग रन में उर्दू का नुकसान ही ज्यादा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब यह है कि एक बेहतर पैराडाइम जो होता है उसकी ये भी विशेषता होती है कि वो एक उसकी लाइन नहीं होती है, मोनो स्ट्रैंडेड नहीं होता है, उसमें कई अलग अलग तरह के स्ट्रैंड होते हैं, अलग अलग समय में कई तर्क आते हैं। कभी कभी उन तर्कों के बीच में हमको एक टेंशन या एक ये भी लगता है कि वो लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वो चूंकि एक पैराडाइम का हिस्सा होते हैं और एक किसी खास कॉन्टेक्स्ट में रहे होते हैं, तो वो विचारों की जो विविधता है वो अंततः जो है वो इस पैराडाइम को मजबूत ही करती है, और वो हमारी विरासत है। तो मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, और ये मेरी अपनी यात्रा ज्यादा हो गई, हिंदी की यात्रा तो कम है, लेकिन मैं बेसिकली यही बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रोफेसर सत्यकाम सर भी जुड़े हैं, और सलील मिश्र सर ने बताया कि वो हमारे मित्र हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सत्यकाम सर भी इसी के साथ साथ हमारे लिए। हेलो जी सर, थोड़ा सत्यकाम सर हमारे लिए 5 मिनट सर, सत्यकाम सर बोल दें। आदरणीय सत्यकाम सर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। वो
सलील कभी कभी ये शब्द यूज किया करते हैं और उनको पसंद भी है कि वो गेट क्रैश करके आना। उसी तरह मेरा भी दरवाजा तोड़ के लांग के मैं इस गोष्ठी में शामिल हो रहा हूँ। सुबह सुबह देवेंद्र जी का मैसेज भी आया, फिर फोन पर बात भी हुई लंबी हम लोग। और सलील को मैं अभी प्रोफेसर सलील मिश्र नहीं कह रहा हूँ, मैं सलील ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। सलील को सुनना मेरे लिए हमेशा सुखद होता है। हम लोग पड़ोसी भी हैं, बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जब सलील बातचीत करने की बात अलग होती है, लेकिन सलील जब अभी बात कर रहे थे नामवर सिंह की जो दृष्टि है, और दृष्टि में कई बार एक जगह वो ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू का जो उन्होंने उदाहरण दिया, दो उदाहरण, लेकिन सलील ने उसको जिस तरह से कनेक्ट किया वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नामवर जी को अगर समझना है तो उनके जिस पैराडाइम शिफ्ट को और पैराडाइम को सलील जिस तरह से दोनों को कनेक्ट करे, तो वो बहुत, नहीं तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी नामवर जी को समझने में कि अरे एक गोष्ठी में हम गए तो नामवर जी ने ऐसा कह दिया, दूसरी गोष्ठी में गए तो नामवर जी ने ऐसा कह दिया। तो ये अलग अलग ढंग से अलग, अगर हम नामवर जी को देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सलील ने जो बीच उन थॉट्स के बीच में जो तार जोड़ने की कला जो सलील में है, वो एक रिसर्चर की कला है। और ये मुझे सलील में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं, खास तौर पर हिंदी और उर्दू के संबंध में इनकी जो समझ है उससे भी मैं सीखता रहता हूं हमेशा। और बिल्कुल मुझे आज ऐसा लगा सलील को सुन के कि मैं नामवर जी को सुन रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल मैं मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। और नामवर जी को जिसने भी सुना है साक्षात, वो मंत्रमुग्ध करने वाले वक्ता थे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मैंने जिनको सुना है वो नामवर जी जैसा वक्ता कोई था। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं उनको सुन रहा था, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा, क्योंकि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को नामवर जी के बाद में बोलना, तो नामवर जी जब बोलते थे तो पूरा सन्नाटा छा जाता, तो खूब बोले नामवर जी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये कहा कि भाई नामवर जब बोलते हैं तो उनका बोला हुआ सबके सर पर चढ़कर बोलता है और जादू कर देता है। तो पहले तो मुझे कुछ समय लगेगा वो आपके ऊपर से वो जादू उतारने में। तो कहने का मतलब ये है कि नामवर जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस समय तक तो आप ऐसे मेस्मराइज्ड हो जाया करते थे कि लगता था कि नामवर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल वो ब्रह्म वाक्य है, उससे अलग कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बाद में जब आप सोचते थे कि अरे ये क्या कह दिया इन्होंने, इसमें तो हम लोग भागे, अच्छा तो भागे, नामवर जी ने तो कह दिया, अब तो उसका असर हो गया, अब आप उसको हटाते रहिए। लेकिन वो हटता उठता नहीं था, बहुत प्रभावी होता था। और नामवर जी की जितनी भी किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें निश्चित रूप से एक नया भाव हम लोगों को मिलता है। चाहे अपभ्रंश, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान हो, चाहे छायावाद पर उनकी किताब हो, चाहे पृथ्वीराज रासो पर हो, भाई ऐसी किताबें अब दोबारा नहीं लिखी जाएंगी। और जो छायावाद को केवल रोमांटिक धारा से बराबर हम जोड़ के देखते थे, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ के देखा, उसको नेशनल मूवमेंट से जोड़ के देखा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो नामवर जी को पढ़ने के बाद तो बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। और आज ये बहुत अच्छी गोष्ठी अजय ने की, देवेंद्र जी ने की, कि दोस्तों से भी मुलाकात हो गई, अनिल राय जी भी उपस्थित हैं,
और सब लोग यहाँ साथ में हैं। ये कोरोना ने हमें सताया तो बहुत, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी पहले से थी, लेकिन इसका उपयोग करने का एक मादा दिया, नजरिया दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए, और सलील भाई को साधुवाद, इतना अच्छा व्याख्यान दिया उन्होंने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग समय न जाया करते हुए आदरणीय प्रोफेसर आर जयचंद्रन सर को आमंत्रित करते हैं। आर जयचंद्रन सर, प्रोफेसर आर जयचंद्रन सर। धन्यवाद। पहले मैं सबसे पहले हमारे परम मित्र देवेंद्र चौबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम में पहले ही मुझे सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि इस परंपरा की पहली व्याख्यान केदारनाथ सिंह पर थी, और वो उस दिन मैं थोड़ा व्यस्त था, सुन नहीं पाया। फिर तुरंत ही उन्होंने फोन किया कि आप वहाँ हाजिर नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी वो सुनूं, लेकिन मैं यहाँ की व्यस्तता की वजह से सुन नहीं पाया। काफ़ी अफसोस थी मुझे। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको तो दूसरी व्याख्यान में अध्यक्षता करनी है, और ये व्याख्यान नामवर सिंह जी पर आयोजित है, और इतने बड़े विद्वान, आलोचक और परम पूजनीय नामवर जी की स्मृति में जो व्याख्यान का आयोजन हो रहा है, उसमें मुझे इतने बड़े महान हस्तियों के बोलने के बाद अध्यक्षता का कार्यभार निभाना है वो काफी कष्टदायक है। फिर भी क्या है कि देवेंद्र जी की मित्रतावश मुझे निभाना ही है। और आप में से कई लोग, मुझे पता है कि नामवर जी के शिष्य रह चुके हैं। मैं तो उनका शिष्य नहीं था, लेकिन शिष्य समान मुझे उनसे परिचय था। जब मैं कोचिन में 1991 में उनको पहली बार सुना, उस समय कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन शीर्षक किताब, जो संपादित किताब है उनकी, प्रकाशित हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद, कोचिन में एक व्याख्यान माला में भाग लेने के लिए नामवर जी आए थे। तब मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कर रहा था। उस समय उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। तो आप जानते हैं, केरल में, मैं केरल प्रदेश से हूँ, केरल में वामपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए कई आंदोलन चलाते हैं, और यहाँ की जो सरकार भी कई बार वामपंथी सरकार बनते हैं, फिर निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने वामपंथी विचारधारा से संबंधित केरल के साहित्य, मलयालम भाषा में रचित साहित्य और आलोचना पद्धति पर कई ऐसे विचार किए। 2-3 दिन रहे थे, 2-3 दिन गेस्ट हाउस में उनसे बहुत सारी बातें हुई। फिर पूरे शहर की सैर में उनके साथ रहे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर 1991 से उनकी मृत्यु तक लगातार उनसे कभी बीच बीच में बातें होती थी, पत्र लिखा करते थे। इस प्रकार का संबंध जारी रहा। और मुझे दुख इस बात को लेकर है कि उनका शिष्य मैं कभी बन नहीं पाया। हालांकि मुझे मौका मिला था जेएनयू में, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाया। फिर भी अभी चौबे जी ने मुझे इतने बड़े हस्तियों के सामने ऐसा एक क्या है कि आभासी मंच पर ही सही, ऐसे एक आयोजन में मुझे भी बुलाया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। देखिए, नामवर जी दिग्गज आलोचक इसलिए है कि भारत भर में आलोचनात्मक सिद्धांत, आप जानते हैं काव्य शास्त्र तो पहले ही था, भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय साहित्यिक सिद्धांत थी, लेकिन साहित्यिक चिंतन की परंपरा में नामवर जी ने जो भूमिका निभाई है, और हिंदी साहित्य को और भारतीय साहित्य को जो उन्होंने एक विश्व पटल पर साहित्यिक चिंतन और सिद्धांत के दौर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है, वो कोई दूसरे आलोचक ने नहीं किया है मेरे ख्याल से।
इसलिए ही उन्हें पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में हिंदी क्षेत्र में सक्रिय माने जाते हैं। वे सक्रिय भी थे और सफल भी रहे। अपने समाज के इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को बारीकी से समझने, सोचने एवं उसे प्रस्थान, प्रक्रिया एवं प्रतिपत्ति में बदलने में सबसे सक्षम रहे। नामवर जी के अनुसार कहानी का दौर्भाग्य, मतलब मैं थोड़े कहानी आलोचना पर केंद्रित ही बात करना चाहूंगा, थोड़ा मतलब समय को ध्यान में रखते हुए। कहानी का दौर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प उसकी सार्थकता। उनकी दृष्टि में कथा साहित्य मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि वह जीवन की जीवंत आलोचना है। कहानीकारों में मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवनी शक्ति के परिप्रेक्षण और सामाजिक नवनिर्माण की उत्कट प्यास है। इतना ही नहीं, बल्कि आज की कहानी नई भावभूमियों का सृजन भी कर रही है। इसी कारण नामवर जी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि कहानी के 6 तत्वों में बांटकर देखने के बजाय उसके कहानीपन पर चर्चा करनी चाहिए। कविता, उपन्यास आदि की तरह कहानी को भी जीवन मूल्यों की कसौटी पर रखने का संकल्प करना चाहिए। यहाँ यह भी देखना पड़ेगा कि कहानी के कहानीपन की सफलता का अभिप्राय क्या है। निसंदेह यह कहानी की अर्थवत्ता या सार्थकता से जुड़ा है। नामवर सिंह जी इस संदर्भ में लिखते हैं कि कहानी में मैं जब सार्थकता की बात करता हूं तो उसका अर्थ है कि कहानी हमारे जीवन की छोटी सी छोटी घटना में भी अर्थ खोज लेती है या उसे अर्थ प्रदान कर देती है। इस संदर्भ में कहानीपन का अर्थ है जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं को संवेदनात्मक अनुभूति के माध्यम से कथात्मक अभिव्यक्ति देना, जिसमें मानवीय सत्य की व्यापकता उद्भासित हो सके, लेखक और पाठक के बीच में तादात्म्य साबित हो सके। उनके अनुसार आलोचनात्मक अनुभव की प्रतीति तभी होती है कि किसी अच्छी कृति का निर्णय करने के लिए एक बने बनाए मानदंड से आरंभ करने की अपेक्षा पढ़ने की प्रक्रिया से शुरू करना अधिक उपयोगी हो सकता है। आप जानते हैं जैसे कि आज के जमाने में जो पाठ मुख्य है, जब डिकंस्ट्रक्शन की बात होती है और विखंडन की बात होती है, संरचनावाद की बात होती है, तो पाठ मुख्य है। नामवर जी काफी पहले, मतलब भारतीय साहित्य में पाठ मुख्य होने की प्रवृत्ति इनके जरिए सामने आई है। आप जो भी साहित्य ले लें, बांग्ला साहित्य हो, समृद्ध साहित्य है, हिंदी साहित्य हो या मराठी साहित्य हो, इन सारे साहित्य में भारतीय सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में पाठ को प्रमुखता देने वाली बात आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कही है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। नामवर जी अपने कथालोचना कर्म में कहानी समीक्षा की परंपरागत शास्त्रीय मानदंडों अर्थात कथानक आदि को त्याग कर काव्य समीक्षा पद्धति का प्रयोग करते हुए एक नई दिशा प्रदान किया है उन्होंने। इसलिए ही नई कहानी के निबंध कहानियों की समीक्षा तक सीमित न होकर एक व्यापक समीक्षा पद्धति के निर्माण की दिशा में है। उनकी दृष्टि एवं धारणा साफ है। लेखक की सृजन प्रक्रिया और पाठक की पाठ प्रक्रिया एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक सह अस्तित्व में है। क्रम के व्यतिक्रम के भय से यहाँ यह उल्लेख कर देना अति आवश्यक प्रतीत होता है कि लेखक ही नहीं बल्कि पाठक का भी यथार्थ बोध होता है। कहानी पाठ की प्रक्रिया निबंध में एक बात सामने आती है कि कहानी पाठ प्रक्रिया से एक पाठक के आलोचक में बदलने का यह प्रस्थान बिंदु है। तो समग्र रूप से उनकी आलोचनात्मक पद्धति
एक प्रकार से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को रूपायित करने में और भारतीय साहित्य को, समूचे भारतीय साहित्य को एक दिशाबोध, नई दिशाबोध प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, क्योंकि समय काफी मूल्यवान चीज है, आभासी मंच है, इसीलिए श्रोतागण को काफी सुनने के लिए इच्छा होने के बावजूद भी और बोलने वालों को काफी बोलने की इच्छा होने के बावजूद भी समेटना पड़ता है। तो मैं यहाँ अपनी बातों को समेटना चाहता हूँ और पुनः एक बार आप आयोजकों को धन्यवाद अदा करना भी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आदरणीय अंकित नरवाल सर के बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर इस व्याख्यान और इस कार्यक्रम के प्रसंग में कुछ बोलें। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर। लग रहा है सर अभी स्क्रीन पे नहीं है। अच्छा आ गए सर। हाँ अजय जी सर। जी सर। तो जैसा कि अभी अजय बता भी रहे थे कि शुरुआत में उन्होंने कहा भी कि इस व्याख्यान का जो हमारा लक्ष्य था कि समाज विज्ञान और साहित्य से जुड़े लोग इसमें एक साथ इकट्ठा हों। और अभी आप लोगों ने देखा भी कि कैसे इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्र जी ने और हमारे लेखक जयचंद्रन जी ने अपनी बातें रखी। दरअसल कई बार होता है कि बीच में बहुत लंबे समय तक समाज विज्ञान और साहित्य के बीच आवाजाही, सीधी आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई थी। गाहे बगाहे तो हम लोग आ रहे थे। जैसे सलील जी ने बताया कि वो अपने सोर्सेस के लिए कभी नामवर जी से मिलना जुलना, या फिर उसी तरह से साहित्य के छात्र कभी अपने सोर्सेस के लिए इतिहासकारों से मिलना जुलना करते थे। और हम लोग भी जेएनयू में अपने समय में जो हमारे समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह थे उनसे मिलते थे, बहस करते थे, बातचीत करते थे। और इस बहाने एक तरह से जो हमारा जो समाज है, समाज के इतिहास है, उसको समझने की कोशिश करते थे। तो इस व्याख्यान के पीछे हम लोग का लक्ष्य यही था कि हम किसी न किसी बहाने दो काम करें। एक तो हमारे मतलब जो टीचर्स हैं उनको भी याद करें, और दूसरा जो एक डिबेट शायद सलील जी को पता है कि पूरी दुनिया में दोबारा ये डिबेट शुरू हुआ कि सोशल साइंस और लिटरेचर के रिश्ते कैसे हैं और किस तरह से नए समय में मतलब दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और हाल के वर्षों में पिछले 30-40 वर्षों में शायद समाज वैज्ञानिक ऐसा महसूस करने लगे कि जो बहुत सारे आर्काइवल जो काम हो रहे हैं, जो फैक्चुअल काम हो रहे थे, उनसे कुछ इतिहास विधा में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। और इसके लिए जो प्राइमरी सोर्सेस थे उन्होंने दोबारा एक तरह से साहित्य को भी एक प्राइमरी सोर्स के रूप में इस्तेमाल पहले भी होता था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर समाज विज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ना है या उसको लाइव रहना है समाज के बीच में, या मतलब एकेडमिक्स में भी, तो कहीं ना कहीं उसे अपने प्राइमरी सोर्स के रूप में साहित्य को भी इस्तेमाल या उपयोग करना होगा। और मुझे लग रहा था कि इस तरह के व्याख्यान शायद इस परंपरा को और ताकत प्रदान करने में मदद करें। ये दो तरह के विद्वान अभी आपके सामने भाषण दे रहे थे। सलील जी इतिहासकार हैं, जयचंद्रन जी हिंदी के प्रोफेसर, आलोचक और लेखक हैं। लेकिन ये बहुत सुखद संयोग है कि एक साथ मतलब समाज विज्ञान की धारा से जुड़े कई लोग इस व्याख्यान में सुन भी रहे हैं और साहित्य से भी, और हम एक साथ बैठ करके हम अपने इतिहास के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और सलील जी ने जिस बारीकी के साथ नामवर सिंह के बहाने जो भाषा है, जो हमारा समय है, जो हमारा समाज है, जो इतिहास है, और जिस तरह की एक पूरी हिस्टोरिकल जो जर्नी हमारे हिंदी भाषा की रही है, उसकी चेतना की रही, उसके प्रति एक समाज वैज्ञानिक कैसे सोचता है। सलील जी की बहुत सारी बातें हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब कोई इतिहासकार इन चीज़ों को नरेट करता है तो उसका एक लक्ष्य यह भी होता है कि एक इतिहासकार कैसे मतलब जो साहित्य या भाषा विज्ञान से जुड़ी जो संदर्भ है उसको देखने की कोशिश कर रहा है। यह हमारा लक्ष्य भी था।
और हमें अच्छा लगा कि सलील जी ने मतलब नामवर सिंह के बहाने सारी बातें कही। यद्यपि हमने यह बना रखा है कि यह जरूरी नहीं है कि इस व्याख्यान में जो इतिहासकार हो या समाज वैज्ञानिक हो वो जिसकी मेमोरी में लेक्चर हो रहा है उसी के ऊपर बोले, लेकिन यह जाहिर है कि उन पर मतलब आज़ादी है कि किसी भी विषय पर बोलें और उस बहाने एक तरह से मतलब इस जो विधागत जो हमारी संरचनाएं हैं उसको समझने की कोशिश करें। और साहित्य भी एक विधा है, इतिहास भी एक विधा है और यह आवाजाही बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जब शाहिद अमीन से बात करते थे, जो सबल्टन हिस्ट्री के बहुत बड़े मतलब चिंतक रहे हैं, और तो वो भी ये कहते थे कि मतलब हमारा सबल्टन हिस्ट्री भी इस काम को बहुत बारीकी के साथ कर रहा है। और अधिकांश जो सबल्टन हिस्टोरियंस हैं, चाहे गौतम भद्र हो, चाहे पार्थ चटर्जी हो, ये लोग मतलब साहित्य को भी एक सोर्सेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जरूर है कि इतिहासकारों ने, सलील जी को तो मैं मुख्य धारा के इतिहासकार मानता हूँ, ये बड़ी लड़ाई है मुख्य धारा के इतिहासकारों के बीच और सबल्टन हिस्टोरियन के बीच भी कि दोनों एक दूसरे के मुझे बार बार लगता है कि एक खिलाफ की बजाय अगर एक साथ अब तक तो एक साथ काम कर भी रहे हैं। इससे बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन भी हैं और हार्डकोर भी हैं और सबल्टन की तरफ धीरे धीरे उनका झुकाव हुआ, उन्होंने एक नया इतिहास लेकर के सामने आए। और खास करके मेमोरी को लेकर के जो इन लोगों ने काम किया, मतलब स्मृतियों को लेकर के, स्मृतियों के बहाने जो गांव थे, जो ग्रामीण समाज था, वहाँ जो लोक कहावतें हैं, जो लोक कविताएं हैं, जब ज्ञानेंद्र पांडे के लेखों को हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे वो मतलब जो लोक कहावतों और लोक गीतों के जरिए एक तरह से मतलब उस समय के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में जो गांधी की जो उपस्थिति दिखाई पड़ती है बाबा रामचंद्र ये सब को लेकर के, तो उसमें बहुत सारे वो फोक मतलब पोइट्री का भी उपयोग करते हैं। तो हम लोग का लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं उस पुरानी परंपरा को, जाहिर है कि परंपराएं कभी समाप्त नहीं होती है, नामवर जी भी कहते थे, द्विवेदी जी भी कहते थे, ठीक है कभी किसी एक खास काल में वो परंपराएं थोड़ी सी दब जाती थी या कोई दूसरी चीज सामने आ जाती थी, तो उस पूरी मतलब हम परंपरा को एक तरह से समझने की मतलब कोशिश कर रहे थे। और मुझे अच्छा लगा कि इस जब कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बन रही थी तभी इसी दौरान मतलब अंकित नरवाल की मतलब किताब अनल पाखी आई और हमने इसमें यह कार्यक्रम में बना रखा था कि शुरू में मतलब एक हमारे विद्वान जो साथी होंगे वो एक तरह से जिनके मेमोरी में ये व्याख्यान हो रहा है उनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे। उसके बाद व्याख्यान देने वाले जो अध्येता होंगे, चाहे इतिहास छात्र या साहित्य से हो, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद आखिरी इस कार्यक्रम की हमारी कड़ी होती थी कि जिन आलोचक की स्मृति में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिखित पाठों का कुछ अंश भी हो। जैसे पिछली बार रश्मि चौधरी ने केदार जी की कविताओं का पाठ किया और इसी कड़ी में हमने इस बार अचानक अंकित नरवाल हमारे सामने आए और वो अपनी पूरी अनल पाखी जैसी किताब लेकर के, और फिर ये परंपरा बनी कि अनल पाखी के जरिए एक तरह से नामवर जी के पाठों के कुछ अंशों का वो पाठ करें। तो जाहिर है अजय जी उनका आमंत्रित करेंगे, लेकिन एक और मैं सूचना दे दूं कि मुझे पता चला कि अंकित नरवाल एक तरह से अब नामवर जी पर दूसरा एक काम शुरू करने जा रहे हैं। उनके रचनाओं से एक संचयन शायद तैयार होकर रहे हैं वे आधार प्रकाशन के लिए। तो शायद किसी भी युवा आलोचक के लिए एक बहुत मतलब बड़ी बात होती है कि मतलब लगातार एक विषय पर वह काम करते जाता है। अभी आने वाले दिनों में 8 जुलाई को इनकी किताब पर इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र में भी एक बातचीत होने जा रही है। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ मैं पुनः अजय जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अजय जी। धन्यवाद सर। अब मैं अंकित नरवाल सर को आमंत्रित करता हूं नामवर सिंह के टेक्स्ट का पाठ करने के लिए, रीडिंग के लिए। आदरणीय अंकित नरवाल सर। अंकित जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अभी आप म्यूट पर हैं। आप सभी विद्वज्जनों का यथोचित अभिवादन। इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए देवेंद्र चौबे सर का विशेष रूप से। मैं इस जो किताब है अनल पाखी, इसके कुछ अंशों के सारे नामवर की आलोचना को सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि चूंकि हम सब नामवर को एक आलोचक के तौर पे और एक विद्वान लेखक के तौर पे जानते हैं, मैं इसके कुछ ऐसे अंशों का चुनाव मैंने किया है जिससे ये मालूम हो कि नामवर सिंह के अध्ययन की प्रक्रिया क्या रहती थी, और वो हमारे लिए एक आकर्षक चीज भी रहेगी कि नामवर सिंह किस तरह से अपने अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल
रहते थे। उसके बाद वो छोटा सा अंश है, उसके बाद मैंने नामवर सिंह के पूरे अध्ययन और लेखन से यदि मुझे चुनाव करना था तो मैंने 2 किताबों के कुछ अंशों का चुनाव किया, और वो दोनों किताबें मेरे लिए थी कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान। तो उसके कुछ हिस्से मैं पढ़ूंगा। उससे पहले मैं नामवर सिंह के अध्ययन से शुरुआत करता हूँ, कैसे वो किस तरह से वो अध्ययन करते थे। ये नामवर सिंह के बनारस के कमरे से शुरुआत होती है। नामवर सिंह की कोठरी थोड़ी अलग थी। पहली मंजिल पर सीढ़ियों के बगल में गलियारा जाता था दाईं तरफ, बंदरों से बचने के लिए लोहे की जालियों से घिरा हुआ वह गलियारा उन्हीं की कोठरी में खत्म हो जाता था। लंबी पतली कोठरी 12 बाई 7 फीट के करीब, इसे कमरा भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 2 खिड़कियां भी थी। कमरे के एक सिरे पर चौकी और दूसरे सिरे पर चटाई, बीच में मेज के साथ कुर्सी और उसके बगल में 2 रैक। एक रैक में वे किताबें जिनकी उन्हें बराबर जरूरत पड़ती, और दूसरे रैक में वे जिन्हें 2-4 दिन में घर या बाहर कहीं लौटना होता। मेज पर ज्यादातर कोर्स की किताबें रहती। डेस्क चटाई पर था जिसके ऊपर खाने में लाइब्रेरी और बैंक के पासबुक थे। निचले खाने में घर खर्च के पैसे। डेस्क में ताले कभी नहीं लगे। वे कभी चटाई पर सो जाते, कभी अपनी चौकी पर। चाय नाश्ता खाना सामूहिक रूप से चटाई पर ही करते। उनकी चौकी के चारों कोने हिंदी अंग्रेजी की पत्रिकाओं, नई खरीदी गई किताबों, सफेद कागज के जिस्तों और रोलदार पेंसिल से घिरे रहते। पढ़ने के समय पेंसिल, लिखने के समय कलम। चौकी पर होते तो घुटनों पर लिखते, चटाई पर होते तो डेस्क पर। मेज का इस्तेमाल क्लास नोट्स के लिए करते। जब नहीं लिखते तब गंजी और तहमद में पसीने पसीने एक रैक से दूसरे रैक तक ऊपर नीचे नाचते रहते। इन दिनों नामवर सिंह की यही दिनचर्या रहती। खूब किताबें खरीदते पढ़ते, क्लास नोट्स तैयार करते और पढ़ाने निकल जाते। माँ और भाई के आ जाने से घर का सामान लाने व अन्य काम आदि की जिम्मेदारी भी अब कम हो गई थी। ये सारी जिम्मेदारी काशी ने संभाल ली थी। वे विश्वविद्यालय में अपनी कक्षाएं लेते और उसके बाद सीधे घर चले जाते। जब घर में मन उबता तो आर्य भाषा पुस्तकालय, कार्माइल लाइब्रेरी, तुलसी पुस्तकालय, गायकवाड़ केंद्रीय पुस्तकालय, ग्लोबल बुक सेंटर, पीपल्स बुक सेंटर आदि में पढ़ने नोट्स लेने चले जाते। रात के लिए घर पर पत्र पत्रिकाओं और किताबों का गोदाम था। गोदाम इसलिए कि ये किताबें रसोई घर से लेकर दोनों कमरों के टांडों, रैकों और कोनों अंतरों में फैली हुई थी। इस गोदाम में प्राण बसते थे उनके। वे हर किताब को उसकी जगह को पहचानते थे, बेतरतीब और बेढंगे रखे होने के बावजूद। कभी कभी लगता कि किताबें भी उन्हें पहचानती हैं, और कहना कठिन है कि उनमें और किताबों में कौन किससे ज्यादा प्यार करता था। इन दिनों घर में बिजली चले जाने के बाद वे भाई काशीनाथ के साथ किताबें पहचानने का खेल खेलते। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, चाहे जिस किताब का नाम लो, वे अंधेरे में ही उठकर जाते। किताब के कवरों को टटोलते, छूते, पहचान कर निकाल लाते। उन्हें अपनी रखी गई किताबों की इतनी जानकारी रहती कि अमुक रैक में अमुक क्रम पर यह किताब रखी हुई है। वे अंधेरे में भी बताते कि वह किताब इस क्रम में रखी है, बिजली आए तो देख लेना। जब बिजली आने पर काशीनाथ उस किताब को उसी क्रम में देखते तो हतप्रभ रह जाते। किताबों को उन्हें अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया था। इस तरह किताबों को पहचानना, किताबों से प्रेम करना नामवर सिंह के संपूर्ण जीवन का केंद्रीय भाव रहा। अब मैं उनकी आलोचना के कुछ हिस्से आपके सामने रखता हूँ। पहले कहानी नई कहानी से, जो एक महत्वपूर्ण किताब है, और कहानी आलोचना एक नए ढंग का विमर्श जो शुरू करती है, उसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखता हूँ। नए कहानीकारों का ध्यान अब कथानक शिल्प की ओर नहीं है। वैसे आज भी कुछ कहानीकार नाटकीय अंत वाले कथानकों की सृष्टि करते दिखलाई पड़ते हैं, परंतु ये वही लोग हैं जिनके पास या तो कहने को कुछ नहीं है
या फिर जीवन के प्रति उनका कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं है। आज का जागरूक पाठक केवल कथानक की चरम सीमा से चौंक कर आह्लादित होने वाला भावुक मनुष्य नहीं रह गया है। इसके लिए उसे स्थूल उपकरणों में बहला लेना संभव नहीं है। छोटे मुंह बड़ी बात कहने वाली कहानी के बारे में प्राय बड़े मुंह छोटी बात कही जाती है। कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता। असल बात है कहानी का कहानीपन। कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। कविता चाहे जिस हद तक छंद मुक्त हो जाए, लेकिन वह लय मुक्त नहीं हो सकती। लय मुक्त रचना काव्य होते हुए भी कविता नहीं कहलाएगी। कहानीपन से रहित गद्य रचनाओं के बारे में भी यही बात लागू होगी। कहानी हमारे जीवन की छोटी से छोटी घटना में भी अर्थ खोज लेती है या उसे अर्थ प्रदान कर देती है। कहानी जीवन के टुकड़ों में निहित अंतर्विरोध, द्वंद्व, संक्रांति अथवा क्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करती है और ठीक ढंग से पकड़ में आ जाने पर यह खंडगत अंतर्विरोध ही वृद्ध अंतर्विरोध के किसी न किसी पहलू का आभास दे जाता है। कहानी के लिए अब जीवन का एक कतरा काटते समय उसके हर जीवंत रेशे को भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए सीधे सीधे कहानी अपने अथवा एक विचार व्यक्त करने की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक से अधिक सत्रों को उभारने की कोशिश करती है। इस कार्य को भली भांति संपन्न करने के लिए कहानीकारों ने परंपरागत कार्यकारण बंद कथानक को जगह जगह तोड़ दिया है, ताकि उनके बीच से जीवन खंड के अन्य अनुभूति तत्व उभर जाएं। फिर इन टूटे हुए टुकड़ों को नए नए रूपाकारों में सजाकर कहानी की नवीन कला सृष्टियां की जाती हैं। कहानी पढ़ने की भी एक प्रक्रिया है, जैसे कहानी लिखने की। अब अपने यहाँ दोनों पर ही कम ध्यान दिया गया है। कहानी पढ़ने का मतलब है एक ऐसी ही प्रतिमा का निर्माण। सिर्फ प्रभाव ग्रहण करना पढ़ना नहीं है। पढ़ना भी एक रचनात्मक कार्य है और केवल प्रभाव के सोपान तक रह जाना रचना नहीं। रचना है उस प्रभाव के भाव को पुनः रूप प्रदान करना। पढ़ना एक प्रकार का अनुवाद है। ज्योतिषी और ज्योतिष विश्वासी के लिए कहानी नहीं है। कहानी में कुतूहल होने का मतलब है परिवर्तन में दिलचस्पी, नए की संभावना में विश्वास। कहानी उसके लिए है जिसके लिए इतिहास है। अरस्तु ने कुछ सोचकर ही कथा तत्व को इतिहास के अंतर्गत रखा है, जिसे हम घटना कहते हैं। कहानी का अर्थ उद्घाटित करना ही कहानी का पहला कार्य है। कहानी एक सार्थक घटना है। अब यह छोटी हो या बड़ी, सपाट हो या पेचदार, स्थूल हो या सूक्ष्म, बाह्य हो या आंतरिक, यदि उसका कुछ अर्थ है तो वह कहानी है। नया विषय लेने से ही कोई कहानी नई कहानी नहीं हो जाती। महत्वपूर्ण है विषय के प्रति लेखक की दृष्टि और फिर तदनुरूप उसका कलात्मक निर्वाह। कोई लेखक किसी व्यक्ति चरित्र को, किसी स्थिति को किसी प्रकार की सहानुभूति देता है और फिर उस सहानुभूति का आधार क्या होता है, इससे कहानी का मूल्य निर्धारित होता है। ये नामवर सिंह की कहानी, नई कहानी पुस्तक के कुछ चुने हुए अंश थे। अब मैं एक दो अंश, चूंकि मुझे 10-12 मिनट का ही समय दिया गया है, तो उसमें से कुछ 2-3 मिनट में मैं कहानी कविता के नए प्रतिमान से कुछ आपके सामने रखता हूँ। नई कविता के संदर्भ में कविता के शाश्वत तत्व के रूप में केवल अनुभूति का नाम लेना काफी नहीं है, नाकाफी ही नहीं बल्कि भ्रामक है। जहाँ छायावादी कविता की रचना प्रक्रिया भीतर से बाहर की ओर है, वहाँ नई कविता की रचना प्रक्रिया बाहर से भीतर की ओर है। एक में रूप पर भाव का आरोपण है तो दूसरे में रूप का भाव में रूपांतरण। नई कविता छायावाद के समान ही अनुभूति पर बल देते हुए भी भावों की शाश्वतता के प्रति भी उतनी आश्वस्त नहीं है। इसलिए नए कवि अनुभूति से अधिक अनुभूतियों के परिवर्तित संदर्भ पर विशेष बल देते हैं। नई कविता को जांचने के लिए कविता का प्रश्न उठना गलत नहीं है,
गलत है कविता संबंधी बुनियादी सवाल की ओट में किसी पुराने सिद्धांत का सहारा लेना, और निश्चय ही ऐसी चुनौती का जवाब श्री लक्ष्मीकांत वर्मा की तरह नई कविता के प्रतिमान बनाकर नहीं दिया जा सकता, बल्कि जैसा शाही ने कहा है, समूची नई कविता को ठीक ठीक देखने के लिए नई कविता के प्रतिमान की जरूरत है, बल्कि जरूरत नहीं है, बल्कि कविता के नए प्रतिमान की जरूरत है। आलोचक की वस्तुनिष्ठता इस बात में है कि किसी कृति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उसके रूप की पुनः सृष्टि अपने लिए करता है वह यथासंभव अधिक से अधिक मूल कृति के निकट हो। इस प्रयास में एकमात्र अवलंब उस कविता की भाषा है। काव्य भाषा के स्तर पर सृजनशीलता बहुत कुछ अन्वेषण का पर्याय है। किसी नए शब्द को खोजने का अर्थ ही है किसी नए अनुभव खंड अथवा वास्तविकता के किसी नए पहलू की खोज। शब्द चयन की दृष्टि से मुक्तिबोध की काव्य भाषा काफी उबड़ खाबड़ लगती है। बोलचाल के साधारण शब्दों के बीच कुछ इतने अजनबी समासबद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द आ जाते हैं कि जबान लड़खड़ा जाती है। किंतु इस अटपटेपन के बीच ही मुक्तिबोध ने चंबल की घाटी और अंधेरे में की रचना की। इसमें एक रीतिबद्ध भाषा की चमक, लालित्य, प्रसन्नता आदि गुण भले ही न हो, किंतु वह प्राण शक्ति असंदिग्ध है जो सृजनशीलता की अनिवार्य शर्त है। भाषा की इस प्राण शक्ति का संबंध भाषा के नाटकीय प्रयोग से है, और कहना नहीं होगा कि मुक्तिबोध की प्राणवान काव्य भाषा उनके प्राणवान कथ्य की प्रतिध्वनि है। ईमानदारी कविता के मूल्यांकन का एक प्रतिमान हो सकती है या नहीं, इस पर विचार करने से पहले हिंदी कविता के इतिहास में ईमानदारी के विभिन्न प्रयोगों का आकलन कर लेना आवश्यक है। कविता के पिछले 50 वर्षों के इतिहास में स्पष्ट है कि हर नए उन्मेष के मूल में ईमानदारी की आवाज है, किंतु हर दौर की ईमानदारी की अपनी भाषा है। छायावाद की ईमानदारी आत्मानुभूति है तो उत्तर छायावाद की ईमानदारी नियत, प्रगतिवाद की ईमानदारी का आधार वर्ग चेतना है तो प्रयोगशील नई कविता की ईमानदारी प्रामाणिक अनुभूति और अब 7वें दशक में विसंगति बोध ही ईमानदारी का पर्याय है। तात्पर्य यह है कि ईमानदारी जरूरी है, लेकिन कवि के लिए कविता भी जरूरी है, और इस जरूरत के लिए ईमानदारी नाकाफी है, न रचना के क्षेत्र में न आलोचना के। जैसा कि स्ट्राविंस्की ने एक सूत्र में कहा है, ईमानदारी एक अनिवार्य शर्त है जो गारंटी नहीं देती। मुझे लगता है कि 10-12 मिनट का समय जो था वो समाप्त हो गया है। मेरे लिए इस किताब के इन अंशों का चुनाव करना बड़ा जटिल था, क्योंकि हर लेखक को अपनी किताब के हर अंश से मोह होता है। तो फिर भी मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, और आपका पुनः आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में और इस परंपरा के से जुड़े इन कार्यक्रमों में शामिल किया। देवेंद्र सर का विशेष रूप से बाकी सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से पाठ किया। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और मैं विषयों का धन्यवाद प्रस्ताव करें। आदरणीय सीमा मैम। जी हेलो हेलो। जी मैम धन्यवाद। आवाज आ रही है मैम? जी मैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आदरणीय गुरु प्रोफेसर नामवर सिंह की स्मृति में आयोजित है। मैं महागुरु की स्मृति को नमन करती हूँ, इस आभासी मंच से जुड़े सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और मित्रों का अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मैं इस बड़ी परंपरा की एक छोटी सी कड़ी हूँ जो लगातार साहित्य और साहित्येतर अनुशासनों के बीच ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक सेतु का निर्माण कर रहा है। इसी निर्माण प्रक्रिया में परंपरा जेनू स्कॉलर्स ग्रुप द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला की दूसरे सीरीज में आज का यह व्याख्यान आपने सुना। इस कार्यक्रम की कल्पना करने वाले और मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे सर का धन्यवाद करती हूँ,
जिनकी संकल्पना के कारण इतने बड़े बड़े विद्वानों से जुड़ने का मौका मिला और उन्हें सुनकर नई रोशनी में साहित्य और समाज को देखने की दृष्टि भी मिल रही है। प्रोफेसर अनिल राय सर मेरे पीएचडी शोध परीक्षक भी रहे हैं। उनका आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए भी मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सर ने नामवर सिंह का परिचय एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक स्कूल के रूप में कराया। आपने संक्षिप्त टिप्पणी में नामवर के बहुआयामी व्यक्तित्व का दर्शन कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सलील मिश्रा को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान द्वारा इतिहास के उन पक्षों से हमारा गहरा परिचय कराया जो या तो हमारी नजर में थे ही नहीं, या तो थे भी तो इतने सामान्य कि हमारा ध्यान ही नहीं गया। बहुत बहुत आभार सर आपका। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम सर ने भी अपनी बहुमूल्य टिप्पणी दी। सर के प्रति आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आर जयचंद्रन के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपने नामवर सिंह के अन्य पक्षों पर भी अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी की जीवनी लिखना बेहद कठिन होता है। लेखक जिसकी जीवनी लिख रहा होता है खुद भी उसमें जीने लगता है। लेखक का यह दायित्व अंकित नारवाल ने बहुत सफलतापूर्वक निभाया। इसके लिए आपको बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कार्यक्रम में भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष और मेरे गुरु प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर विनोद शाही, रश्मि मैम, सत्यपाल सहगल, शैलेंद्र मोहन सर और सभी श्रेष्ठ विद्वान जनों को धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान करती है। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम को सफल बनाती है। अंत में अजय जी को सफल संचालन के लिए धन्यवाद और बधाई। तकनीकी सहयोग के लिए अजय उज्जवल आलोक को भी धन्यवाद। और मैं सर से आग्रह करती हूँ कि वे कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सादर धन्यवाद आप सबको। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ अजय कि आप ही सूचना दे दीजिए कि अगला हम लोग का तीसरा व्याख्यान, या चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, इस श्रृंखला का तीसरा व्याख्यान प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल की स्मृति में होगा और 14 अगस्त को होगा। इस बार दूसरे शनिवार को होगा अगस्त में, और उसमें इतिहास से कोई मतलब व्याख्यान देंगे। इस बार विचार था कि राष्ट्रवाद को लेकर कोई बातचीत हो, जो बहस हो रही है पूरे भारत में भी दुनिया में भी। और जर्मनी से प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट इसको अध्यक्षता करेंगे। और मतलब आप कहेंगे कि प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो गंगा प्रसाद विमल पर एक छोटी सी टिप्पणी करेंगे, जैसा कि आज प्रोफेसर अनिल राय जी ने किया। तो हम लोग का आग्रह है कि अगली बार भी आप लोग जुड़े, क्योंकि हम लोग का योजना थी कि अगर व्याख्यान को इतिहास से दे रहा है तो साहित्य की कोई व्यक्ति अध्यक्षता करे, अगर कोई साहित्य से व्याख्यान दे रहा है तो इतिहास या समाज विज्ञान से जुड़े कोई विद्वान उसको चेयर करें। जैसे पिछली बार केदार जी वाले में प्रोफेसर बद्री नारायण ने अध्यक्षता किया था और सदानंद शाही जी ने व्याख्यान दिया था। तो ये बस एक पहल थी, मतलब जैसा कि आप लोग से कहा भी गया था कि पिछले 1-1.5 साल में मतलब जो दौर चला कोविड के चलते, ये बहुत विचित्र दौर था पूरी दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी, और धीरे धीरे हम एक दूसरे से कटते गए थे। उसी बीच ये छात्रों ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो ये हम लोग की योजना बनी कि हम इसी बहाने मतलब कुछ हम लोग मिलने का कार्यक्रम रखें। ये मान के चला जाए कि एक तरह से जो बौद्धिक बहस होती है या बातचीत होती है, जो सम्मेलन होता है, यह भी उसका एक अहम हिस्सा है, जिसकी तरफ सत्यकाम जी शुरू में संकेत कर रहे थे। तो पुनः अजय जी ने तो मतलब आप सबके प्रति आभार प्रकट ही किया, सीमा जी ने भी किया ही। सीमा जी बिहार के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वहाँ पर, और इन्होंने इतिहास पर ही किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतिहास पर इस ग्रुप के अधिकांश छात्र जो उन्होंने इतिहास पर ही काम किया। सलील जी कभी मिलेंगे अलग से तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी तरफ से भी आप सबके प्रति आभार, और फिर हम लोग अगस्त में दूसरे शनिवार को फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। प्रणाम सर। थैंक यू सर। नमस्ते। तो उज्जवल जी, आप मतलब हम लोग अब समाप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो धीरे धीरे अपना लोग